ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नज़र। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 पुनीत के साथ। मेरे साथ मेरे सहयोगी आनंद भी आज मौजूद हैं और आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका की तरफ से जो यमन पर हमले बोले जा रहे हैं और हूथी फाइटर्स के ऊपर अटैक किया जा रहा है, उसकी हम बात करने वाले हैं। ये अटैक आखिर क्यों किए जा रहे हैं और इस अटैक के बीच IRGC इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स जो हैं उनकी तरफ से क्या बयान आया है और उन्होंने क्यों बयान दिया है। अमेरिका इतना हमलावर क्यों हुआ है और क्यों तमतमाया हुआ है और ईरान को क्यों चेतावनी दी गई है, इन्हीं मसलों पर हम बात करने वाले हैं। आनंद से सबसे पहले इस हमले के बारे में क्या सूचनाएं निकल कर आ रही हैं ये जान लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। बिल्कुल, देखिए पहले तो अमेरिका इजराइल से सीज फायर करवाता है हमास और हिजबुल्ला से, और फिर खुद ही हमला करता है किस पर, हूती विद्रोहियों पर। और ये हूती विद्रोहियों पर हमला इसलिए किया गया है क्योंकि पिछले 4 महीने पहले जो बाइडेन की सरकार थी उस समय अमेरिका के जहाज़ों पर हमला हो रहा था, और ये हमला हो रहा था लाल सागर में, रेड सी पर। तो दरअसल ये रेड सी ये वो इलाका है जिधर से दुनिया की 14% व्यापार इसी रास्ते से होकर के गुजरती है। ठीक है। यूरोप जो भी सामान भेजा जाता है वो सब इसी रास्ते से जाती है, रेड सी से ही जाती है। तो इस पर क्या है कि अमेरिका अब रह गए, क्या बोलते हैं कि ट्रम्प जो है व्यापारी आदमी है, ये व्यापार से कोई भी समझौता नहीं चाहते हैं। तो ये तो पहले तो माहौल को ठंडा किए इजराइल में, जिससे युद्ध चल रहा था सीज फायर करा करके हमास और हिजबुल्लाह को थोड़ा उसके बाद रह गई ये हूती विद्रोहियों का। तो हूती विद्रोहियों का क्या है कि खाली अमेरिका पे ही हमला नहीं करते, वो इजराइल के भी जहाज पर वो हमला करते, जो पानी की जहाज होती है ना उस पर। तो दरअसल ये 4 महीने पहले अमेरिका के एक वाइन शिप पर हमला हुआ था, वॉरशिप पर। हाँ, वाइन शिप पर। अच्छा, वाइन सॉरी, वॉर शिप पर हमला हुआ था। हाँ। तो इस हमले को लेकर के जो बाइडेन की जो क्या बोलती का एक्शन था वो उनकी तरफ से हुआ था, लेकिन इस तरीके से नहीं हुआ था जो अभी ट्रम्प के शासन में हुआ है। वो ट्रम्प ये कहते भी कि जो बाइडेन को जिस तरीके से निपटना चाहिए ताकत से उतनी ताकत से नहीं निपट पाए। लेकिन ये जो हमला हुआ है हूती विद्रोहियों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है अमेरिका की तरफ से। और जब से ट्रम्प आए हैं, ये जो कार्यकाल है, इस कार्यकाल में अब तक का सबसे बड़ा कार्रवाई भी माना जा रहा है हूती विद्रोहियों के खिलाफ। तो इसमें करीब 33 से 34 लोगों की मौत भी हुई है और करीब 100 से 150 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। तो इस हमले के बाद ट्रम्प का बयान आता है और ट्रम्प बोलते हैं कि ट्रम्प तो पहले हूती विद्रोहियों को साधते निशाना, फिर उसके बाद ईरान को भी इसी में लपेटे में ले लेते हैं कि ईरान जो सहयोग कर रहा है हूती विद्रोहियों का, इससे ईरान बचे, नहीं तो इसका अंजाम बुरा होगा। और ये आतंकवाद को जो बढ़ावा दिया जा रहा है ईरान की तरफ से, ये अब हमारे शासनकाल में नहीं चलेगा। एक तरीके से ट्रम्प डायरेक्टली यही बोलना चाह रहे थे ईरान को। तो इस पर ईरान की भी प्रतिक्रिया आती है और IRGC जो है वो प्रतिक्रिया देता है कि अगर मेरे ज़मीन पर हमला होता है तो इसका अंजाम भी बहुत बुरा होगा। फिर ट्रम्प का बयान आता है। ट्रम्प बोलते हैं कि अब धमकीबाजी से कुछ भी नहीं चलेगा, अगर जहाज पे हमला होगा तो उसकी भी प्रतिक्रिया आपको देखने को मिलेगी, और वही रेड सी पर मिलेगी जहां पर ये 9 लोगों ने हमला किया है। कुल मिलाकर कहानी ये है। दरअसल 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि यही लाल सागर जिसका जिक्र मेरे सहयोगी कर रहे हैं आनंद, उस लाल सागर में 1 साल हो गया कोई अमेरिकी जो सामान से लदा हुआ या व्यापारिक जहाज़ जिसे कहा जाता है वो वहाँ से गुजर नहीं पाया। तो एक तो सबसे बड़ी समस्या मुझे लगता है कि यही रही। हाँ। और ट्रम्प को इसी बात का बहुत नुकसान भी उठाना पड़ रहा है और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो एक बात तो ये है। दूसरी तरफ ईरान से चाहते हैं कि डील हो जाए, और डील हो जाए तो उसके लिए ईरान के ऊपर प्रेशर बनाने का, प्रेशर बिल्डअप करने का काम तो वो कर ही रहे हैं। रशिया से भी बातचीत हुई और ये इसका भी एक वजह है कि कहीं ना कहीं ईरान के ऊपर और प्रेशर क्रिएट किया जाए। प्रेशर दबाव डालने के लिए ही ईरान पे ऐसा किया जा रहा है। जितने भी उसके सहयोगी दल हैं, आप देखिए ध्यान से अगर याद करेंगे तो पहला जो सीज फायर हुआ था वो हिजबुल्ला से हुआ था, जो बहुत खास माना जाता है ईरान का। उसके बाद हमास से होता है, हमास के बाद बचा था तीसरा हूती विद्रोही, उस पर भी अब एक्शन ले लिया गया है, उस पर डायरेक्टली हमला कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ईरान पर जो डील का बात हो रही है अमेरिका और ईरान के बीच, वो कहीं ना कहीं ये उसका एक बोल सकते हैं कि ये एक सीढ़ी था
कि अगर आप इस तरीके से नहीं मानेंगे तो आप पर भी एक तरीके का और अलग तरीके का कार्रवाई हो सकती है। इसमें दिलचस्प ये है कि जैसे हमास या हिजबुल्लाह जो है, तो हमास तो बिल्कुल बॉर्डर इजराइल और गाज़ा तो बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई है, हिजबुल्लाह से भी आमने सामने की लड़ाई है, तो वहाँ तक पहुँच है। लेकिन यमन दूर है, यमन दूर है, और वहाँ तक इजराइल को रिटेलिएट करना या इजराइल वहाँ तक हमले करे उसके लिए इतना आसान नहीं होता। बजाय शायद अमेरिका ने ये कमान इसलिए अपने हाथ में ले लिया क्योंकि इजराइल के ऊपर भी हुतियों ने बीच में अटैक तो किए थे, ये तो हमको मालूम है। बिल्कुल। अब देखिए यही है ना कि ये लगातार हमले हो रहे हैं, सीज फायर का लगातार उल्लंघन हो रहा है, दोनों तरफ से बोला जा रहा है, चाहे वो हमास हो चाहे फिर वो इजराइल हो, दोनों तरफ से बोला जा रहा है कि हमास सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, इधर से इजराइल बोल रहा है कि वो कर रहा है। लेकिन आप तीनों संगठनों को देखिए, हुती, हमास और हिजबुल्लाह, ये तीनों जो संगठन है एक तरीके से कथित रूप से आतंकवादी ही घोषित कर दिया गया है। हाँ, यूएस ने तो घोषित कर रखा है। ये रह गया, क्या बोलते हैं, आप आ जाइए हमास फिलिस्तीन में, एक तरीके से ये अवैध कब्जा है। दूसरा, जो भी हमास कार्रवाई करता है या फिर जो भी वेस्ट बैंक में होता है वो कहीं ना कहीं हमास के ईरान के समर्थन से किया जाता है। दूसरा हिजबुल्लाह है आपका, हमास को सपोर्ट करने के लिए उसने एक प्रकार से कवर फायर दिया। उसने भी उसका भी जो अपना क्षेत्र है वो भी अवैध तरीके से वहाँ पर भी शासन, लेबनान में तो किसी और का है, हाँ, किसी और का है, लेकिन एक तरीके से कब्जा इनका है। उसी तरीके से यमन में भी है। यमन में भी क्या है कि ये एक तरीके से अपना संगठन, पहले तो ये समझना होगा कि हुती विद्रोहियों का गठन कैसे हुआ। हाँ, यही मैं जानना चाह रहा था कि ये हुती विद्रोही हैं कौन, ये कब बने, क्यों बने, क्या इसके पीछे कारण? बिल्कुल, हसन अली हुती ये इसके संस्थापक हैं, और ये दरअसल सिया सुन्नी विवाद को लेकर के अरब देश में चल रही थी, विवाद चल रहा था, अरब देश से लड़ाई एक तरीके से चल रही थी, तो सिया सुन्नी विवाद को लेकर के इसका गठन किया गया था कि ये अपने सुन्नी को लेकर के एक जो विवाद चल रहे हैं इस पर ये लड़ेंगे और अपने जो पक्ष है उसको रखेंगे। लेकिन क्या होता है, अरब जो वॉर चल रही थी वो एक तरीके से वो गृह युद्ध में तब्दील हो जाती है, और ये करीब हमको लग रहा है कि 2014 का शायद बात बता रहा हूँ, जब अरब देश में ऐसे युद्ध हमले हुए थे, तो उसके बाद से इसका गठन हुआ था। लेकिन अब इसको चाहिए हथियार, इसको चाहिए पैसा, तो ऐसा माना जाता है कथित रूप से कि ईरान ही हुती को ही सपोर्ट करता है। ईरान लेकिन ये मना करता है कि हम किसी को सपोर्ट नहीं करते। इस वाले बयान में भी उसने बोला है, अमेरिका के ट्रम्प के बयान के बाद भी ईरान ने, IRGC ने स्पष्ट किया है कि मेरे तरफ से कुछ भी ऐसा सहयोग नहीं दिया जा रहा है। अब IRGC कौन है? इसका गठन 79 में हुआ था, 1979 में, और ये जो IRGC है ये एक तरीके से इंटरनेशनल विवादों को एक तरीके से देखता है, ईरान की तरफ से स्वतंत्र है, और इसकी जो नेतृत्व करते हैं वो आयतुल्ला अली खमनेई करते हैं ईरान में। अच्छा, तो IRGC जो है वो एक तरीके से मान सकते हैं कि जो ये बयान दिया था एक तरीके से अमेरिका को धमकाने वाला बयान था कि अगर आप कोई भी ज़मीनी हमला करते हैं ईरान पर तो उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा आपको। एक चीज़ और कि IRGC का नाम आया है, तो IRGC की एक बड़ी साख मानी जाती है, और साख पर बट्टा तब लगा था जब इस्माइल हनियह की हत्या अंजाम दी गई थी, और वो इसी IRGC इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स इन्हीं के गेस्ट हाउस में थे। बिल्कुल, और गेस्ट थे। बिल्कुल, इसमें ये दरअसल वो जो घटना आप बता रहे हैं, राष्ट्रपति का वहाँ पर शपथ ग्रहण था और उसमें ये शामिल होने गए थे, और उसी दौरान इजराइल ने ये हमला किया था। उसी लेकिन जिम्मेदारी नहीं ली, जिम्मेदारी नहीं लिए एक तरीके से, माना गया, लेकिन माना जा रहा है कि वही किया है, इजराइल ने ही किया है, क्योंकि ईरान ऐसा देश है कि आप कोई भी देश जाकर घुस के मार नहीं सकता है उसके साथ, और वो भी IRGC के गेस्ट हाउस में। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सवाल उठी है उसके ऊपर, IRGC के ऊपर। ये बिल्कुल, तो कुल मिलाकर अभी ट्रम्प की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि जिस तरीके से जवाब दिया जाना चाहिए था वो दिया नहीं गया। हमने बहुत नुकसान उठा लिया, और अब व्यापारिक नुकसान हम किसी कीमत पर उठाने के लिए तैयार नहीं। 1 साल हो गया वहाँ से कोई समंदर से कोई शिप गया नहीं, व्यापारिक शिप वहाँ से अमेरिका का गुजरा नहीं। हुती लगातार वहाँ पर अटैक करते रहे हैं, ये हमने देखा है। बीते दिनों भारत की तरफ से भी लाल सागर में नेवी को तैनात करना पड़ा था, ये भी हमने देखा है। लेकिन अब हुथियों की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया देखने को मिलती है? क्या वो भी और बड़ा अटैक करने वाले हैं, या
क्योंकि ईरान मना कर चुका है कि हम तो कुछ करते नहीं हैं। तो फिर सवाल यहाँ पर ये बना हुआ रहता है कि ईरान अगर मदद नहीं करता तो इनके पास हथियार कहाँ से आते हैं। हालांकि इस सवाल का जवाब अभी तक कोई खोज नहीं पाया है। ये दिलचस्प बात है, चाहे वो हिजबुल्लाह की बात हो या फिर हमास की बात हो या फिर हूथियों की बात हो। खैर, आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी कैसे लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। आपको हम लगातार अपडेट करते रहेंगे। कमेंट ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की चर्चा में इतना ही। धन्यवाद।